साहिल और दिव्या, जिनकी शादी आज से 2 महीने पहले हुई थी। शुरू शुरू में वे खुशहाल जिंदगी जी रहे थे, लेकिन धीरे धीरे साहिल को दिव्या का असली चेहरा दिखने लगा। दिव्या अक्सर उसे बेइज्जत करती, उससे झगड़ा करती। ना जाने मेरे घर वालों ने तुम्हारे अंदर क्या देखा जो तुमसे मेरी शादी करवा दी। मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, और क्या मैं तुम्हें शॉपिंग कराने नहीं ले जाता? तुमने जब चाहा, जितना चाहा, मैंने तुम्हें उतना पैसा दिया। कराई तुमने शॉपिंग? घंटा क्या दिया तुमने मुझे? घंटा। और इस प्रकार के झगड़ों से उनकी शादीशुदा जिंदगी नर्क बन चुकी थी। साहिल इन झगड़ों के बाद अकेले लिविंग रूम में आकर बैठ जाता और गहरी चिंता में डूब जाता। इस लड़की से शादी करके मुझे सिवाय दुख और पछतावे के कुछ नहीं मिला। ये लड़की बहुत लालची है। इस लड़की को एक पति नहीं बल्कि एक अलादीन का जिन चाहिए, जो उसका गुलाम बनकर इसकी बड़ी सी बड़ी इच्छाएं पूरी करता रहे। दिन इसी प्रकार गुजरने लगे। दिव्या साहिल को अपने पास भी आने न देती। रात को अकेले ही बेडरूम में सोती और साहिल को अकेले लिविंग रूम के सोफे पर सोने पर मजबूर करती। वह साहिल को धमकी देती कि अगर उसने उसे छुआ तब वह कुछ ऐसा करेगी कि जिंदगी भर साहिल को जेल में चक्की पीसनी पड़ेगी। एक दिन जब साहिल रात को ऑफिस से घर लौटा, उसने सोच लिया आज वह दिव्या से साफ साफ कहेगा कि अगर उसे इस घर में रहना है तो उसकी ये गुंडागर्दी अब नहीं चलेगी। रात का खाना खाते समय साहिल दिव्या से बोला, आखिर ये सब कब तक चलेगा? क्या चलेगा? कब तक? साहिल, यही कि तुम बेडरूम में अकेले पैर फैलाकर डबल बेड पर मजे से सोओगी और मैं लिविंग रूम के सोफे पर। अगर ऐसा ही था तो तुमने मुझसे शादी क्यों की? क्यों कर रही हो तुम मेरी जिंदगी बर्बाद? बस इतनी सी बात पर दिव्या उसे खूब खरी खोटी सुनाने लगी। अगर तुम एक कंपनी या फैक्ट्री के मालिक होते, अगर तुम्हारे नौकर चाकर होते, तो मैं तुम्हारे साथ जरूर बेडरूम में सोती। अरे रात तो छोड़ो, मैं तो दिन में भी तुम्हारे से बाहों में लिपट कर सोती। दिव्या, मैं मानता हूँ कि मैं कंपनी का मालिक नहीं और ना ही मेरे पास कोई नौकर चाकर है, लेकिन दिव्या, मेरे पास वह सब कुछ है जिससे हम एक खुशहाल जिंदगी जी सकते हैं। तुम्हारे पास तो सब कुछ है। माय फुट। अब साहिल को गुस्सा आ गया। उसने दिव्या को थप्पड़ मार दिया। साहिल, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझे थप्पड़ मारा? अरे नामर्द, एक लड़की पर हाथ उठाता है। वाह वाह, खुद बेडरूम में अकेली सोती हो। अगर मैं तुम्हें छूना चाहूँ तब तुम मुझे धमकी देती हो कि मुझे जेल में चक्की पीसनी पड़ेगी। गुंडागर्दी खुद करती हो और आज मैंने आवाज़ उठाई तो तुमने मुझे नामर्द बना दिया। नीच लड़की, मेरी मर्दानगी तो तुमने अभी तक देखी कहाँ है? भाड़ में जाओ तुम और तुम्हारी मर्दानगी। मैं जा रही हूँ साहिल। 20 से 25 लाख रुपया तैयार रखना, तभी तुम्हारा पीछा छोड़ूंगी। ऐसा कहकर दिव्या रोते हुए वहां से चली गई। साहिल अपने सिर पर हाथ रखकर बैठ गया। फिर उसे स्कूटी की आवाज आई। वह समझ गया कि दिव्या स्कूटी से कहीं जा रही है। पहले साहिल ने सोचा कि अच्छा हुआ यह आफत घर से चली गई, अब घर में शांति होगी। लेकिन फिर उसने सोचा कि ये जिद्दी लड़की कुछ कर ना बैठे जिससे उसके लिए कोई मुसीबत खड़ी ना हो जाए। इसलिए साहिल ने अपनी कार स्टार्ट की और उसे ढूंढने निकल पड़ा। अब रात के 9 बज चुके थे। साहिल कार को सड़क पर दौड़ाए जा रहा था, लेकिन उसे कहीं भी दिव्या नहीं दिखी। फिर उसे एक चाय की टपरी नजर आई।
एक आदमी दुकान बंद कर रहा था। साहिल उसके पास गया। उसने अपने फोन में दिव्या की फोटो दिखाई। उसने स्कूटी के बारे में भी बताया, जिस पर उस आदमी ने बताया कि उसने एक लड़की को स्कूटी पर काली पहाड़ी की तरफ जाते देखा है। यह सुनते ही साहिल काली पहाड़ी की तरफ चल पड़ा। रास्ते में एक शमशान घाट पर उसे दिव्या की स्कूटी नीचे गिरी हुई दिखी। क्या साहिल को दिव्या मिल जाएगी? क्या होगा आगे? जानने के लिए देखें इस कहानी का अगला भाग। तर एक शमशान घाट में एक तांत्रिक एक बूढ़े से कह रहा था कि यक्षिणी ने अपना काम कर दिया है और जल्दी वो उसके बेटे का सारा पैसा लेकर यहाँ आ जाएगी। फिर से बदल गया। अनिकेत नहीं, सुनील हूँ मैं। सुनील, तुम? उसने सुनीता पर हमला कर दिया। जब उनकी कार ब्रिज के पास पहुंची तब वहां का मंजर देख विशाल के होश उड़ गए। ब्रिज टूट चुका था। ये कैसे हो गया? रितु। उसने पलटकर पीछे देखा। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। रितु बेजान बैठी थी। उसकी खाल सफेद हो गई थी। अचानक हमसे जुड़ जाओ, जोइनस। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है तो हमें सब्सक्राइब करें। और हाँ दोस्तों, ऑल सेलेक्ट करके नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलना।